हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पोरो कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक एमसीक्यूज। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता ही होगा, सिलेबस में एक पार्ट डाला गया है। अकाउंटेंसी जो हमारी है उसी में एक पोर्शन डाला गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन। ये दो जो है नए टॉपिक्स है। ये फाइनेंस जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हुआ था उसमें ये दो इंक्लूड नहीं थे, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये दो इंक्लूड किए गए हैं। और चांसेस जो इस बार क्वेश्चन आने के हैं वो कॉस्ट एंड टैक्सेशन में ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स हैं, न्यू ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं अच्छे खासे कॉस्ट और टैक्सेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग करना। पढ़ाया था आप लोगों को, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है? कॉस्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब कॉस्ट को क्यों रिकॉर्ड किया जाए? आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? द मेन ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट असरटेनमेंट। देखो, टैक्स तो इसके साथ लेना देना नहीं है, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, प्रॉफिट एनालिसिस नहीं, ये तो इसमें नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में दैट इज़ योर कॉस्ट असरटेनमेंट। आप कॉस्ट पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पता नहीं होगा तब तक आप उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं पेन बना रही हूँ, ठीक है, अगर मैं पेन का कॉस्ट मुझे 8 है तो मैंने इसी के हिसाब से इसका 10 सेलिंग प्राइस रखा, लेकिन ये आपने तब रखा जब आपको पहले ये पता था कॉस्ट कितना है। तो इसीलिए बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट, ये पता लगाना कि मेरा जो प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, तब जाके आप अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते। आपको ये भी चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही रखना है या उससे कम। अगर आप कस्टमर्स को अपनी तरफ लाना चाहते हो तो आपको अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा। बट याद रखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करो, नो। बेसिक जो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं ना, तो कॉस्ट कंट्रोल एंड द नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव जो हमारी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहनी चाहिए। यानी आपको अपने कॉस्ट को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि क्वालिटी तो मेंटेन रहे, साथ साथ आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन बोलेगा चलो मैं कॉस्ट रिड्यूस कर यहाँ से क्वालिटी भी रिड्यूस कर दूँ, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि ये इसने क्या बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसको नहीं कहा जाता। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रही और आपने कॉस्ट भी यहाँ से रिड्यूस कर दिए। ठीक है, तो मेन पर्पस यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का है कॉस्ट असरटेनमेंट। आगे चलेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग किन के लिए सूटेबल है? ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल होती है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्लस जिनमें प्रोडक्शन कंटिन्यूअस फ्लो है। ठीक है, प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस फ्लो। दूसरा क्या? होमोजीनियस सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है, या जिनमें एक प्रोडक्ट थ्रू मिनी प्रोसेस से बनता है। यानी जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए आपको उसको बहुत सारी प्रोसेस पहले लगानी पड़ती हैं। पहले एक प्रोसेस पे, फिर दूसरी प्रोसेस, फिर तीसरी प्रोसेस, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी इसी तरीके से। ठीक है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स जो है उनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑयल रिफाइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस पहले होती है, तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग सूटेबल है। हमारी कॉस्टिंग में बहुत सारी कॉस्टिंग्स होती है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग है। ठीक है, हर एक कॉस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए सूटेबल होती है। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है, इंडस्ट्री जो होती है, उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अच्छी होती है। ठीक है, और वो वही अप्लाई कर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे बैच कॉस्टिंग उनके लिए अच्छा है जो बैचेस में प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जिनमें एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि बैच बनता है पूरा, उनके लिए बैच कॉस्टिंग अच्छी है। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री के लिए एक अपनी अपनी कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है। तो ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। आप कॉस्ट को कितने तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हो? तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ सेवरल वेज। क्यों? क्योंकि कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में कॉस्ट को अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोला जाता है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, संक कॉस्ट्स है, शट डाउन कॉस्ट्स है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट्स है, कंट्रोलेबल कॉस्ट्स है, अनकंट्रोल। ठीक है, तो मतलब हर, और अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, वहाँ पे आपको पता ही है मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। ठीक है,
तो मीन्स हर एक सब्जेक्ट जो है ना कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहा है, तो इनका कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, कोई एक 2 या 3 वेज नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेवरल वेज। आप कॉस्ट को सेवरल तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट द कॉस्ट, एक सेकेंड, द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोजर। जब आपका बिजनेस यूनिट क्लोज हो जाता है तब भी जब जो कॉस्ट्स इनकर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। जब आप बिजनेस को क्लोज करते हो ना तो आपको पता है बिजनेस जल्दी बंद नहीं होता है, तो टू रिमेन इन अ बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, मार्केट में रहने के लिए, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए आपको कुछ कॉस्ट्स इनकर होते हैं और उन कॉस्ट्स को हम क्या कहते हैं, शट डाउन कॉस्ट्स, ठीक है। संक कॉस्ट्स वो होते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज शट डाउन कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है, इनका जो दूसरा नाम है दैट इज, देखो मेजर एक्सपेंसेस तो कोई एक्सपेंसेस होते नहीं, ओवरहेड में तो ये आएंगे नहीं क्योंकि ओवरहेड इज अ इनडायरेक्ट, ठीक है। सैंड्री एक्सपेंसेस में भी नहीं है, सैंड्री में सब आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको चार्जेबल एक्सपेंसेस, दूसरा नाम इनका है चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज, जो आप मटेरियल यूज़ करते हो, लेकिन कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट की बात की जा रही है। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज, उसको हम कहाँ से क्लासिफाई, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फैक्ट्री ओवरहेड। देखो ये सारे हेड जो है ना, आपको ये जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए ये ईजिली पता लगाना होगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे, क्योंकि बेस्ट तरीका इसको समझने का है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में ये सारे हेड्स आते हैं, पहले हमारे पास प्राइम कॉस्ट आता है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, उसके बाद हमारे सेलिंग आते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम दोबारा से मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, देखो जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं पहले आता है प्राइम, उसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद उसके बाद आता है ऑफिस, ऑफिस के बाद सेलिंग एंड सेलिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ हेड्स है, लेकिन इनमें भी फिर अपने अपने एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे ऑफिस में ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग में सेलिंग, जैसे सेलिंग कॉस्ट, जैसे सेल्स पे कमीशन देना, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह ये सब इसमें आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में अपने कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में अपने कॉस्ट है जो फैक्ट्री के रिलेटेड है, उन्हीं में एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मटीरियल। जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी ना उनके लिए बहुत इजी है। अगर आपको नहीं पता कॉस्ट शीट क्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कॉस्ट शीट पे एक लेक्चर लेके आऊँगी, तो उसमें मैं आपको सारी हेडिंग्स बता दूंगी डिटेलर के कौन किस हेड में क्या आता है। जिसको कॉस्ट शीट समझ में आई होगी उसको फिर कॉस्ट के रिलेटेड या कॉस्ट के कितने टाइप्स है या किस हेड में आते हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर आप वेयर हाउस की रेंट देते हो तो ये किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन कॉस्ट का। सबसे पहले मुझे आप ये बता दें वेयर हाउस किसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता होगा ना, वेयर हाउस को हम यूज़ करते हैं अपना जो आप प्रोडक्ट सेल करते हो ना, जो आपने सेल के लिए रखा होता है उसके लिए रखा जाता है ये, ठीक है। याद रखिए जो प्रोडक्ट यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग बनाते हो ना, आपको पता है हम सारा प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम कुछ फिर अपने बिजनेस में रखते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारी सेल नहीं होती, तो इसलिए रखना पड़ता है बिजनेस में। तो जहाँ पे वो रखे जाते हैं ना उसको बोला जाता है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की जो रेंट दी जाएगी वो किसका पार्ट माना जाएगा। देखो यहाँ पे सेलिंग था, सेलिंग अगर होता तो बेस्ट वही था, लेकिन सेलिंग तो है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है इसका राइट आंसर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट्स को, तो ये इसका पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मटीरियल स्क्रैप, इनडायरेक्ट मटीरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विथ, इनडायरेक्ट मटीरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विथ। देखो अभी मैंने ऊपर आपको बोला था इनडायरेक्ट मटीरियल अगर प्रोडक्शन पे लग रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, ठीक है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब इनडायरेक्ट मटीरियल स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है जो लास्ट में बचा कुचा होता है। आपको पता है जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना वो बन जाते हैं, जिनको आप फिर स्क्रैप बोलते हो, ठीक है। तो अगर वही है जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप आपके पास है तो उसको एडजस्ट कहाँ पे करोगे आप, उसको हम एडजस्ट करेंगे मुझे लग रहा है फैक्ट्री कॉस्ट में, क्योंकि जब इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट में ही आ रहा है या फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आ रहा है तो इसका स्क्रैप भी कहाँ पे आएगा, इसी में आना चाहिए, ठीक है। 8 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी। नेक्स्ट टेंडर क्या होता है, टेंडर क्या होता है, क्या ये एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होता है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स होता है। तो इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। टेंडर में आप क्या करते हो, आप पता लगाना चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज द टेंडर।
टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स इज टर्म्ड एज, जब हम सारे डायरेक्ट कॉस्ट्स को एक साथ लेते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है, उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला ये सारे कॉस्ट शीट के रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग में मेन चीज़ होती है, जैसे हम अकाउंटिंग में नहीं बनाते आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, इसी तरीके से जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट शीट्स बनते हैं और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें देखना होता है, उसी में ये सारी हेड्स, और उसी में हमें बोला जाता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट्स होते हैं उनका जो कंबाइंड टर्म जो होती है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल उस पर रॉ मटेरियल खरीदना ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज प्राइम कॉस्ट। ऑडिट फीस इस आप पार्ट, आप देखो आपने ऑडिट फी पे किया, आपको पता है ऑडिट क्या होता है, सिंपली एग्जामिनेशन होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि ये करेक्ट है कि नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वेदर द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है, ठीक है। ऑडिट वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ऑडिट फी इज़ अ पार्ट ऑफ, ऑडिट फी किसका हिस्सा माना जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऑडिट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट। कॉस्टिंग में इसको किस हेड में क्लासीफाई किया जाता है ऑडिट फी को, क्या वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट का दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं इसमें तो नहीं आता ये। सेलिंग ओवरहेड्स नहीं इसमें भी नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन हो इसमें भी नहीं आता, तो इसमें माना जाएगा डी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आपका ऑडिट फी माना जाता है, ये इसी में आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसको, ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो ये बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन कौन सा नहीं आता। देखो प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, प्लानिंग ही तो पहले हम लोग करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इतने का बनना चाहिए, उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़े, रॉ मटेरियल कहाँ से है, कंट्रोलिंग, हाँ जी, अगर आपने बोला था 8 का बनना, 8 पे कॉस्ट रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट, अगर आपको 9 पे हो रहा है तो आप पता करोगे क्यों ऐसा हुआ, कहाँ पे वीकनेसेस हुई कि जो प्रोडक्ट बना वो 9 पे रेडी हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, हाँ प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी हमारा होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग आएगा इसको, करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग इसका हिस्सा नहीं है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज़, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करनी चाहिए, क्या यूज़ करना है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज़ यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, मल्टीपल, मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत टाइप की कॉस्टिंग होती है। ये बोलता है एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, खिलौने बना रही है, तो उसको कौन सी कॉस्टिंग अपने बिजनेस में लगानी चाहिए, मेरे हिसाब से उसको बैच लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आप टॉय बना रहे हो आप एक तो नहीं बनाओगे ना, आप बनाओगे बहुत सारे एक साथ, लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें तो क्या गाड़ियाँ एक साथ बनाई जाती है, नहीं, गाड़ी एक ही बनती है। तो वही मैं समझा रही थी कि हर एक इंडस्ट्री में जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी उसी टाइप का आपको कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी। तो टॉय में आप बैचेस बनाते हो, अब ऐसा तो नहीं ना मैंने एक गुड़िया बना दी आप दूसरे दिन नहीं, हम बैचेस में बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, 60-70 बैचेस बनाएंगे, ठीक है, एक एक बैच में 70-80 बनाएंगे, तो बैच कॉस्टिंग इसमें आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 13 का जो है दैट इज बैच कॉस्टिंग। कॉस्ट यूनिट ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री कैन बी, ठीक है, एक सेकेंड, कॉस्ट यूनिट ऑफ अ शुगर, देखो यूनिट किसका, कॉस्ट का, ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री कैन बी, अगर एक शुगर इंडस्ट्री है अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका जो कॉस्ट है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, जिसमें आप उस कॉस्ट को मेजर करते हो, ठीक है। देखो जैसे किलोग्राम है, टन्स हैं, ठीक है, तो ये होते हैं यूनिट जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। इसी तरीके से जो मेरी शुगर इंडस्ट्री है अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो किस में उसको मेजर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज पर टन, पर लीटर, देखो दूध को हम लीटर से, हम कभी नहीं बोलते पर टन दूध दे दो, नहीं हम बोलते हैं लीटर में दे दो, ठीक है, मीटर, एकड़, तो ये सब नहीं आते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर पर टन। And last one is the ascertainment of costs after they have been incurred is known as the ascertainment of costs, कॉस्ट का पता लगाना, लेकिन उन कॉस्ट का जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको क्या कहा जाता है, उन कॉस्ट्स का पता लगाना जो ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब मैंने पेन तो बना दिया, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस चीज़ को, पता लगा रही हूँ कि कितने में रेडी हो चुका है ये पेन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वैसे अकाउंटिंग में भी समझाया था क्या होता है, तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। तो ये थे कुछ MCQ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि कॉस्टिंग के रिलेटेड ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है, आपके साथ मैंने डिस्कस किए।
अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए कॉस्ट शीट लेके आऊँगी। कॉस्ट शीट में आपको बहुत सारी हेडिंग्स जो यहाँ पे थी वो आपके साथ डिस्कस करूँगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी जो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।